नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल मीमांसा यथार्थ पे। मैं गरिमा एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के लेके एनसीईआरटी की श्रृंखला। दोस्तों, अपनी इस एनसीईआरटी की श्रृंखला में आज हम लोग बात करेंगे अपनी 7th क्लास की जियोग्राफी की एनसीईआरटी के चैप्टर 2 की। इससे पहले हमने इसका चैप्टर 1 डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अध्याय 2, जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी के अंदर यानी कि इसके नाम से स्पष्ट है कि आज हम लोग जो बात करेंगे वो पृथ्वी के अंदर क्या है उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने अब तक 6th क्लास में जो पढ़ा है ज्योग्राफी में, इतना तो जान ही चुके हैं कि जो हमारी पृथ्वी है गतिशील ग्रह है, यानी कि अपनी धुरी पे भी घूम रही है, सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है, तो इसमें गति हो रही है। तो इसकी जो अंदर की बाहर की स्थितियों में कुछ ना कुछ परिवर्तन हमेशा होता रहता होगा। तो आज हम लोग उसी में बात करेंगे कि हमारी पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो कैसा है, इसकी देख लेते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग या पृथ्वी की आंतरिक संरचना कह सकते हैं इसको। तो जो हमारी पृथ्वी है, प्याज तो सभी ने देखा होगा। प्याज की तरह इसमें जैसे प्याज में कई परतें होती हैं, वैसे ही पृथ्वी भी कई परतों से बनी हुई है। जैसे प्याज की परतें, तो उसमें भी कुछ परतें होती हैं जिनसे बनी हुई है पृथ्वी हमारी। जैसे ये हमारी पृथ्वी, तो इसकी सबसे जो ऊपरी परत है, ऊपरी परत, इसकी ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। परपटी, ये तो हम परपटी कह सकते हैं। जो परपटी है इसकी, अगर महाद्वीप, हम पूरी पृथ्वी में हमने पढ़ा कहीं महाद्वीप है, कहीं महासागर है, यानी कि कहीं पे स्थल भाग है, जमीन है, तो कहीं जल भाग है। तो जो जलीय भाग है वहां पे जो इसकी मोटाई है वो 5 किलोमीटर है। 5 ये किलोमीटर। और जो महाद्वीप वाले भाग है यानी कि स्थलीय भाग है, वहां पे जो इसकी मोटाई है वो 35 किलोमीटर है। 35 किलोमीटर। तो ये महासागर वाला या समुद्र वाला इलाका है और ये महाद्वीप। और जो ये महाद्वीप वाली परपटी है, इसको सियाल बोलते हैं। सियल, महाद्वीपीय परपटी को सियाल क्यों? क्योंकि ये सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है। ये सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है। और जो महासागर की परपटी है उसको सीमे बोलते हैं। सीमे, यानी कि ये जो महासागर की परपटी है ये सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है। सिलिका और मैग्नीशियम, इतना अंतर याद रखिएगा कि महाद्वीप सियाल बोलते हैं, सिलिका एल्युमिनियम से बनी है। महासागर की जो परपटी है वो सीमे बोलते हैं उसको, और वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है। तो ये बात हो गई परपटी की, यानी कि सबसे ऊपरी परत जो महाद्वीप में 35 किलोमीटर है और महासागर में 5 किलोमीटर है। इसके बाद जो ये दूसरी परत है इसको मेंटल बोलते हैं। मेंटल। और जो मेंटल है, इसकी जो मेंटल है ये 2900, मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। 2900 किलोमीटर की गहराई तक। इसके बाद जो तीसरी परत आती है उसको क्रोड बोलते हैं। क्रोड, ये क्रोड वाला भाग हो गया। तो क्रोड की जो त्रिज्या है, त्रिज्या यानी कि ये भाग, ये त्रिज्या इसकी, ये बिंदु मान ले तो 3500 किलोमीटर है। 3500 किलोमीटर।
क्रोड में भी दो भाग हो सकते हैं, ये इसका बाह्य क्रोड, ये वाला बाह्य क्रोड, और ये इसका आंतरिक क्रोड, दो हिस्से कर सकते हैं। और जो क्रोड है, क्रोड ये निकल तथा लोहे से बनी होती है, इसको निफे बोलते हैं। निफे जिसका फुल फॉर्म होता है निफे, निकल तथा फेरस, इसको बोलते हैं। और इसमें जो तापमान है और दाब है वो काफी उच्च होता है। और अगर हम बात करें इन परतों के आयतन की, इसकी सबसे ज्यादा आयतन किसका होता है, तो उसमें मेंटल, जो मेंटल वाली परत है जिसकी जो गहराई है वो 2900 किलोमीटर है, लेकिन ये ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, इसीलिए जो आयतन है वो मेंटल का अधिक होगा। उसके बाद क्रोड, फिर परपटी, जिसको हम ऐसे बता सकते हैं, पहले मेंटल, फिर क्रोड, फिर परपटी। इसका परसेंटेज क्या होगा, 84% मेंटल है, 15% क्रोड है, 1% परपटी है, परपटी। इसकी जो हमने गहराई देखी थी, महासागर में 5 किलोमीटर और महाद्वीप में 35 किलोमीटर थी। मेंटल 2900 किलोमीटर गहराई थी इसकी, और इसकी त्रिज्या जो हमने देखी थी 3500 किलोमीटर थी। तो ये इसका आयतन हो सकता है पृथ्वी का। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा जो है मेंटल की। अब हम बात करते हैं सैल एवं खनिज की। सैल एवं खनिज, तो जो पृथ्वी की परपटी है, परपटी यानी कि ऊपर वाला हिस्सा, ये अनेक प्रकार की सैलों से बनी हुई है। तो सैल की डिफिनेशन क्या दे सकते हैं, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले किसी भी खनिज पदार्थ के प्राकृतिक पिंड को सैल कहते हैं, सैल। तो सैल जो है विभिन्न रंग, आकार और गठन वाली हो सकती है। तो इसमें कुछ इसके टाइप भी हो सकते हैं, इसी आधार पे कि वो दिखती कैसी है, उसका रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसके आधार पे ये अलग अलग हो सकती है। तो इसमें सैल के 3 प्रकार दे रखे हैं। कौन कौन से, पहला है आपका आग्नेय सैल, आग्नेय सैल। दूसरा है अवसादी सैल, अवसादी सैल। तीसरा है कायांतरित या रूपांतरित सैल, कायांतरित या रूपांतरित सैल। आग्नेय, आग्नेय जो है, ये आग्नेय जो है लैटिन भाषा के इग्निस, इग्निस से बना हुआ है, इग्निस से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है अग्नि, अग्नि। अवसादी, जिसका इंग्लिश होगा सेडिमेंट्री, ये लैटिन भाषा के सेडिमेंटम, लैटिन भाषा के सेडिमेंटम से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है स्थिर, स्थिर। और जो कायांतरित है, कायांतरित, इसका मेटामॉर्फिक बोलते हैं, मेटामॉर्फिक से ग्रीक भाषा के मेटामॉर्फोस, ग्रीक भाषा के मेटामॉर्फोस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। तो कायांतरित यानी कि रूप बदलने वाले, इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। तो अब हम लोग पहले बात करेंगे आग्नेय सैल की। आग्नेय सैल क्या होती है, आग्नेय सैल, आग्नेय नाम से ही स्पष्ट है, अग्नि, तो यानी कि कुछ जलती हुई चीज की बात हो रही है। तो इसमें जो सैल होती है ये आग्नेय, वो जो ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का जो द्रवित मैग्मा है, मैग्मा वो जब बाहर आता है
और वो जब ठंडा होता है, ठंडा होकर वो ठोस हो जाता है, तो उससे सेल बन जाती है, सेल बन जाती है। और उसी सेल को क्या कहते हैं? आग्नेय सेल कहते हैं। जो द्रवित मैग्मा जो ज्वालामुखी से निकल के बाहर आ रहा है, बाहर आके वो ठंडा हो जा रहा है, ठंडा होने के बाद वो पत्थर का रूप ले रहा है, उस सेल को हम आग्नेय सेल कहते हैं। आग्नेय सेल भी दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक अंतर्भेदी, अंतर्भेदी, अंतर्भेदी आग्नेय सेल, और एक बहिर्भेदी, बहिर्भेदी। अंतर्भेदी कौन? अंतर्भेदी इसके नाम से स्पष्ट है, जो अंदर है। अंतर्भेदी में भूपर्पट्टी के नीचे अंदर जो मैग्मा जम गया है और वो बड़ी दानों वाली संरचना जम के ठंडा हो गया और उसने पत्थर का रूप ले लिया है, तो ये बड़े दानों वाली संरचना होती है, उसको कहते हैं अंतर्भेदी आग्नेय सेल। इसके उदाहरण में ग्रेनाइट, जो ग्रेनाइट पत्थर है अंतर्भेदी सेल का उदाहरण है। और जो आपने देखे होंगे मसाले वसाले कूटने वाला जो आता है, वो इसी ग्रेनाइट पत्थर का बना रहता है। अब बात करें बहिर्भेदी आग्नेय सेल की, तो बहिर्भेदी यानी कि जो बाहर आ गया है, बाहर आकर जो लावा जम गया है और जो पत्थर बने हैं, तो जो अंदर जमा है वो बड़े दानों वाली संरचना होगी, बड़े दानों वाली, और जो बाहर आ गया है वो छोटे दानों वाली संरचना होगी। बहिर्भेदी बाहर आके जमा है, बस तब सेल बना है, तो बहिर्भेदी। इसके उदाहरण में बेसाल्ट, बेसाल्ट को ले सकते हैं। और जो दक्कन का पठार है वो बेसाल्ट से ही बना हुआ है, इसी बहिर्भेदी सेल का। अवसादी, हमने अवसादी का देखा था। सेडिमेंटम का अर्थ होता है स्थिर, यानी कि जो चीज रुक गई है, स्थिर हो गई है। तो अवसादी का निर्माण कैसे होता है बात करें तो, कोई भी सेल जो लुढ़क कर, चटक कर एक दूसरे से अलग हो गई और छोटे 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 टुकड़ों में टूट गई है, तो इन जो कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद है, जो छोटे छोटे कण है वो अवसाद है। और यही अवसाद जब हवा पानी से एक जगह से दूसरी जगह हवा आई तो उड़ा ले गई, पानी आया तो बहा ले गया, और दूसरी जगह पे उसने उसको जमा कर दिया, जम गया। तो वहीं पे जो ये अवसाद है, जो टूटे छोटे छोटे टुकड़े थे, ये जब वही कहीं एक जगह स्थान पे इकट्ठा होते हैं तो दबकर ये जब कठोर हो जाते हैं, तो कठोर होके एक सेल बन जाती है, पत्थर की संरचना बना देते हैं। तो उस सेल को अवसादी सेल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में ले सकते हैं बलुआ पत्थर को, बलुआ पत्थर। तो जो अवसादी सेल है, अवसादी सेल, अवसादी सेल, बलुआ पत्थर। रेत, जो रेत के दाने से बनता है बलुआ पत्थर, और ये ज्यादा मजबूत नहीं होता है, ये ज्यादा मजबूत नहीं होता है, और इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, यानी कि इसमें जो पहले कोई वनस्पति या कोई जानवर उसमें रहा है तो उसके उसमें अवशेष पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कायांतरित सेल की। कायांतरित यानी कि रूप परिवर्तन, कायांतरण, किसी चीज का रूप बदल गया है। तो यही जो आग्नेय और अवसादी सेल, जो आग्नेय और अवसादी सेल है, ये जब उच्च ताप और उच्च दाब के कारण अपना रूप बदल लेती हैं तो उसी को कायांतरित सेल कहते हैं। इसमें उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि जो चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी जब उसको उच्च ताप और दाब मिलता है, चिकनी मिट्टी, तो बदल जाती है वो स्लेट में, स्लेट में। जो चूना पत्थर है, चूना पत्थर, चूना पत्थर को जब उच्च ताप और दाब मिलता है तो बदल जाता है संगमरमर में, संगमरमर में। तो यानी कि
रूप परिवर्तन के लिए उच्च ताप और उच्च दाब जरूरी है, चाहे वो यहाँ सेल में हो या हमारे जीवन में। चिकनी मिट्टी जब उच्च ताप और उच्च दाब मिल रहा है तो स्लेट में बदल जा रही है, ज्यादा गुणवत्ता बढ़ जा रही है उच्च ताप और उच्च दाब झेलने के कारण। चूना पत्थर संगमरमर में बदल रहा है, तो खुद को कीमती बनाना है तो उच्च ताप और उच्च दाब झेलना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात की गई शैल चक्र की। शैल चक्र वो भी देख लेते हैं क्या होता है। कुछ निश्चित दशाओं में जो सेल है, सेल एक चक्रीय रूप में चलती है, मतलब कि पहले वो आग्नेय सेल है, अवसादी से वो कायांतरित, और कायांतरित सेल फिर से आग्नेय सेल में बदल सकती है और फिर से वो अवसादी। तो यानी कि सर्कल, एक सर्कल में घूम जाती है। तो हमने देखा था जो आग्नेय सेल है कहाँ से बन रही है, मैग्मा, ये मैग्मा है। मैग्मा जो द्रवित लावा है बाहर निकला, किस में बदला, आग्नेय सेल में, आग्नेय सेल। और जो आग्नेय सेल है, आग्नेय सेल जो जम गया तो उसी के तो अवसाद बनेंगे, वही चट्टाने जो टूट टूट के उनके छोटे छोटे टुकड़े बन जा रहे, वही तो अवसाद है या तलछट है, तो ये बदल जाएगा अवसाद में। इसी से जब ये अवसाद में बदलेगा तो यही अवसाद जाके जब इकट्ठा होगा कहीं स्थिर होगा तो ये किस में बदलेगा, अवसादी सेल में, अवसादी सेल। अब जो ये अवसादी सेल है ये जब उच्च ताप और उच्च दाब को झेलेगी तो किस में बदलेगी, कायांतरित सेल में, कायांतरित सेल में, कायांतरित सेल में बदल जाएगा। और यही जो कायांतरित सेल है ये फिर से जो ये अवसादी सेल है या अग्नीय सेल है जो उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित में बदल रही, कायांतरित सेल भी और हाई ताप और दाब के कारण ये फिर से लावा में बदल जाता है, मतलब और उच्च ताप और दाब में आके कायांतरित सेल भी फिर से लावा या मैग्मा में बदल जाता है। तो इसी प्रकार से देखा कि ये सेल जो एक चक्रीय रूप में घूम रही है, इस तरीके की प्रक्रिया हो रही, तो इसी को सेल चक्र कहते हैं, सेल चक्र। अब हम बात कर लेते हैं कि सेल का महत्व क्या है। महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। तो सेल जो है, तो सेलें क्या है, सेलें हमने डिफिनेशन में देखा था इसके, पृथ्वी की जो परपटी है उसको बनाने वाली किसी भी खनिज पदार्थों के प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। तो सेल क्या है, खनिजों से बनी हुई है। खनिज वे पदार्थ हैं जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, जिनके अपने निश्चित भौतिक गुणधर्म और रासायनिक मिश्रण होता है ये। और ये मनुष्य के लिए जो खनिज हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। खनिज जिनका उपयोग मनुष्य करता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके लिए। इसमें कुछ खनिज हैं जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, गैस, पेट्रोलियम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज हैं, महत्वपूर्ण खनिज हैं। अब इनका प्रयोग औषधि बनाने में किया जाता है और बहुत सारे उद्योग धंधे इन्हीं पे निर्भर करते हैं। उद्योग, उर्वरक बनते हैं इन्हीं से, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम, ये सारे महत्वपूर्ण खनिज हैं। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। तो इसमें हमने हमारी पृथ्वी के अंदर बेसिक कौन कौन सी चीजें ये जानने का प्रयास किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए
और अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इसकी आवश्यकता हो, आपको लगता हो, उसके साथ शेयर करिए। और हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।